I have taken termination of war. The chapter which I have started, Land Law of War, Unit 4, International Law. Yesterday we have to discuss the different conventions, पेरिस घोषणा, जेनेवा अभिसमय, पिट्सबर्ग की घोषणा, 1899 का हेग अभिसमय, 1907 का हेग अभिसमय, जेनेवा गैस एंड कीटाणु युद्ध प्रोटोकॉल 1925, द सबमरीन प्रोटोकॉल 1937, 1949 के 4 रेड क्रॉस जेनेवा अभिसमय, 1946 के रेड क्रॉस जेनेवा अभिसमयों का नया 4 प्रोटोकॉल 1977, 1949 के रेड क्रॉस जेनेवा अभिसमयों के नया 4 2 1977. But today we have to discuss prohibited means of land warfare. What is this? Prohibited means of land warfare. आपको पता है कि मैंने युद्ध की विधियों के बारे में आपसे चर्चा की है और युद्ध की विधियों के बारे में आपको बताया था. युद्ध को war between 2 or more states that should be occurred at that situation when the mediation and conciliation, or you can say all the discussion has been stopped, or you can say all the discussions have been failed. The end and the last stage of the talk should be over and the war should be started. At that situation the war should be started, and then we have to know the position and the situation of law of war. What is the law of war? I have discussed before you in yesterday's lectures, and its legal effect of war, commencement of war. What is the commencement of war? The commencement of war is 19th century, Madhyugin Kal. At that time the war was started. At that period the war was started. Who were the responsible for that war? At that time the Christian missionaries rule the countries, rule the world, and they are the responsible for the war. But today I have to discuss before you that when the war was started, which theory, or you can say which law has been applied. The law was applied that the prisoners who are fighting from the countries, when they will escape from one country to another, when they will, जब युद्धबंदियों के द्वारा किसी भी राज्य में उन्हें युद्ध के दौरान जब वो फंस जाते हैं, जब उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो उस पकड़ने की प्रक्रिया के द्वारा उनके साथ वह कौन सा व्यवहार किया जाएगा. एक मानवीय व्यवहार किया जाएगा. युद्धबंदियों की हत्या करना का कोई भी ऐसा वर्ग कार्य नहीं कर सकता कि उनकी हत्या करे. उनके साथ सम्मानित रूप से कार्य करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, निषिद्ध हैं. युद्धबंदी को भोजन, रहने की व्यवस्था और उन्हें एक उत्तम माहौल और एक अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी. युद्धबंदियों को सदैव स्थानीय जनता के हिंसक कार्य, इंटरमिनेशन, कृत्यों, अनाचार या उत्सुकता से बचाना चाहिए. युद्धबंदी को कभी भी ऐसी जगह नहीं आप झोंकेंगे जहां से उनकी मृत्यु हो सके, जहां पर जनता
उग्र रूप से उनसे असंतुष्ट होकर उन पर हमला करे और उन्हें परेशान करे। युद्धबंदियों के विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार वर्जित है। सभी परिस्थितियों में युद्धबंदियों के अपने पद के साथ आदर सम्मान दिया जाएगा। युद्धबंदियों के साथ आदर और व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्धबंदियों को रखने वाले देश का यह दायित्व है कि वह उन्हें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करे। युद्धबंदियों को रखने को देश या उत्तरदायित्व है कि वह उन्हें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, भूमि की सुविधाएं प्रदान करे। That is which I have discussed before you. These things are already I have discussed in my previous lectures. Today I have started the new form of war. Prohibited means in land warfare. 1907 हेग सम्मेलन के अनुसार संधि में आदि के युद्ध के कुछ सिद्धांतों या ढंगों का वर्जित कर दिया गया है। 1907 की हेग प्रसंविदा के अनुसार नजदीक जहरीले शस्त्र या ऐसे नुकीले शस्त्र जिनसे की आवश्यक पीड़ा पहुंचती है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिस शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा वह शस्त्र ऐसा नहीं होगा जिससे कि युद्धबंदी को पीड़ा पहुंचाए, उसको क्षति पहुंचाए और उसके शरीर में घाव हो, उसे काटा और उसे पीटा ना जाए। और उपयोग वर्जित है। इस प्रकार विषैले गैस को भी वर्जित कर दिया गया है। शत्रु द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले जल, भोजन की सामग्री आदि का विषैले पदार्थों का खराब करना भी वर्जित कर दिया गया है। युद्ध के दौरान आरक्षित शहरों को नजर रखकर ही युद्ध किया जाएगा। उस ग्राम, शहर या कस्बे पर भी सैनिक नौ ध्वनिया से दूर हैं। आक्रमण नहीं किया जा सकता। यह किसी विशेष कारण से ऐसे स्थानों पर आक्रमण सैनिक महत्व के लिए आवश्यक है कि सैनिक अधिकारियों से यह कर्तव्य है कि आक्रमण के पहले से यहाँ के निवासियों को उसके लिए चेतावनी देनी पड़ती है और उन्हें उस स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। सैनिकों की हत्या करना निषिद्ध है। 8 जून 1977 को स्वीकार किए गए 1949 के अभिलेखों के प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि सैनिक एक शस्त्र को सम्मानित पूर्वक रखना पड़ेगा। अगर सैनिक एज फॉर एग्जाम्पल को स्वीकार किया गया है कि 1949 के अभिसमयों के प्रथम अतिरिक्त उनके ऊपर कोई ऐसा कार्य
नहीं थोपा जाएगा। जिससे कि उनके मान सम्मान पर गिरावट आई। अब देखिए, प्रोहिबिटेड मीन्स इनलैंड वारफेयर, कुछ ऐसे क्षेत्रों को निषिद्ध कर दिया गया है कि जहां पर युद्ध करना वर्जित है, युद्ध वहां नहीं हो सकता। अगर युद्ध वहां प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए युद्ध नियमों का उल्लंघन होगा, युद्ध के कार्यों का उल्लंघन होगा, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली बनी है, जो चार्टर है, उन चार्टरों के तहत आप किसी भी निवासी या रिहायशी इलाकों में युद्ध नहीं कर सकते या बमबारी नहीं कर सकते। अगर आप बमबारी करते हैं तो उसके लिए वह देश पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सैनिक कार्रवाई होगी और वह उससे बच नहीं पाएगा। अब देखिए, प्रोहिबिटेड इलाके वह कौन कौन से हैं जहां पर आपको वार युद्ध करना निषिद्ध है। जहां पर जनजीवन का वास होता हो, जहां पर हॉस्पिटल्स हों, जहां पर आप देखेंगे निवास करते हों, अधिकारियों के आवास हों, जहां पर ऐसे लोग हों जो मुख्य रूप से अपने जनजीवन को आधिकारिक रूप से आधिकारिक कार्य करने के लिए स्थापित किए गए हों, और साथ साथ जो व्यक्ति पूर्ण रूप से देश के लिए स्वतंत्र रूप से समर्पित हैं और अपना कार्य करते हैं। जैसे आप देखेंगे संसद पर हमला भी इसमें आता है, या विधानसभा पे हमला, या किसी भी ऐसे सरकारी महकमे में हमला जो निषिद्ध कर दिया गया है। आप उस पर कोई भी युद्ध करते समय कोई आक्रमण नहीं करेंगे। यू हैव टू नॉट टू इंटरफियर, और यू कैन से यू हैव नॉट टू वार, यू हैव नॉट टू अटैक on that area which is the governmental area, or you can say the area which is peoples are residing, and the women's and the child, or you can say the livelihood is gathered together living। अब देखिए, आपको शुरू में बता दिया 1907 के प्रायोजित सम्मेलन के अनुसार संधियों के अंदर में यह संधि में तय होता है कि युद्ध की प्रक्रिया क्या होगी। आपको पता होना चाहिए, युद्ध का भी एक नियम होता है। युद्ध के नियम ये होते हैं कि जब युद्ध चलता है तो युद्ध के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। अगर आप युद्ध का पालन नहीं करते हैं तब भी आपको दंडित किया जाएगा। आपको किसी देश से होकर किसी तीसरे देश में अगर हमला करना है तो उस देश का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। देश किस स्थिति का है, कैसी स्थिति का है, और देश के जनजीवन पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आंच आती है तो आंच आने पर उस देश द्वारा ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश पर हमला करते हैं और हमला करने के दौरान आप दोनों देशों में जब कोई युद्ध चलता है, युद्ध चलने की प्रक्रिया जब होती है तो कुछ चीजें प्रोहिबिटेड की गई हैं। उन प्रोहिबिटेड चीजों को मूलभूत रूप से आपको ध्यान में रखकर युद्ध को करना है। युद्ध को करने के लिए आप कभी भी सक्षम हैं तब भी, असक्षम हैं तब भी उन नीतियों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आप नीतियों का उल्लंघन करते हैं तो सदैव आप
दंडित किए जाएंगे। अगर नीतियां उस देश और राष्ट्र को पूर्ण रूप से सीधे टारगेट करने के बजाय आप जनजीवन को टारगेट करते हैं, तब भी आपको दंडित किया जाएगा। जल जीवन और ऐसे किसी स्थान को टारगेट नहीं करेंगे जहां पर मानव सभ्यता की श्रृंखला, मानव विविधिया का अंत होता हुआ आपको नजर आता है। इसीलिए कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें मानव को टारगेट किए गए हैं। उसके बाद जिनेवा समय प्रोटोकॉल के तहत उन युद्धों को रोका गया है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि जो भी युद्ध क्षेत्र हैं जिन पर वारफेयर नहीं होना चाहिए, वारफेयर के लिए इन चीजों को निषिद्ध किया गया है। आज बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे वार क्राइम, जेनोसाइड, ब्लॉकेड, डॉक्ट्रिन ऑफ continuous wave, law of sea, maritime belt, continuous zone, contiguous zone, continental shelf। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट 4 का चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अगर आप ये चीज़ें जानते हैं तो आप LLM में जाएंगे या स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल लॉ पे होगा तो आपके लिए भी काम आएगा। जैसे वार क्राइम, जेनोसाइड, ब्लॉकेड, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिजियस वेव,